हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवीजन लेने वाला हूं एक छोटे सिंपल से चैप्टर एडवांस रूलिंग की। चैप्टर के रिवीजन के लिए जो स्टडी रिसोर्स बेस में यूज़ करने वाला हूं वो मैं यूज़ कर रहा हूं अपना क्वेश्चन बैंक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मई 2020 अटेम्प्ट के लिए हमने अपना रिवाइज अपडेटेड क्वेश्चन बैंक जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो उसी क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हुए मैं इस चैप्टर की आपको रिवीजन लेने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक में अगर हम इस चैप्टर पर आते हैं तो हमें नजर आएगी बेटा आपने ये एक टेबल, जिस टेबल में हमने इसको हम रेफरेंसर बोलते हैं, इसमें हमने इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सेक्शन या रूल्स अगर कुछ हैं तो उनको हमने जो है वो लिखा है। एंड इस टेबल को हमेशा यूज़ करना बेटर है, बिकॉज इस टेबल की मदद से आप सेक्शन नंबर जो है वो याद रखने में परफेक्शन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इनको रिपीट रिवाइज करेंगे उतना ही आपका ये परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, बात करते हैं हम एडवांस रूलिंग की। तो एडवांस रूलिंग होता क्या था? तो एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट बेटा जीएसटी में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि कोई मिस्टर एक्स वाई जेड कोई पर्सन है जो कि एक बिजनेस करने की इंटेंशन रखता है, और उस बिजनेस को जो कर रहा है वो ये जानना चाहता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस अगर वो करेगा तो हमारे इंडियन जीएसटी लॉ में उस बिजनेस को लेकर के जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो जो एक्टिविटी करेगा, बिजनेस एक्टिविटी, वो जीएसटी में सप्लाई बनेगी? अगर वो सप्लाई बनेगी तो उसके ऊपर जीएसटी का चार्ज क्या आएगा? उसकी सप्लाई पर रिवर्स चार्ज आएगा या फॉरवर्ड चार्ज आएगा? अब फॉरवर्ड चार्ज है तो क्या उससे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन शुरुआत में कराना पड़ेगा, बाद में कराना पड़ेगा? उसे उस सप्लाई पर किस रेट से जीएसटी देना पड़ेगा, उस सप्लाई का वो वैल्यूएशन कैसे करेगा, और उस बिजनेस में क्या उसे आईटीसी मिलेगा, या और भी कई सारे नोटिफिकेशन जीएसटी में जो इशूड होते हैं वो उसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई होंगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो लॉ ने, जीएसटी के लॉ ने एक कंसेप्ट बनाया, इफ यू आर प्रपोजिंग टू अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी और आप उस प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी के रिलेशन में कुछ क्वेश्चंस जीएसटी से रिलेटेड जो हैं आप उनके जवाब जानना चाहते हैं, तो जीएसटी के लॉ ने एक अथॉरिटी बना दी जिसको उन्होंने पुकारा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। एक अथॉरिटी बना दी जिसको उन्होंने बनाया, नाम दिया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। और कंसेप्ट ये बनाया कि जो व्यक्ति इस बिजनेस को अंडरटेक करने वाला है, अगर वो उस बिजनेस में जीएसटी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस के आंसर्स की क्लैरिटी चाहता है तो वो इस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है, एक एप्लीकेशन लगा देगा और अपने क्वेश्चंस उस एप्लीकेशन में लिख देगा, और अथॉरिटी उन क्वेश्चंस के जवाब उसे डिसाइड करके बता देगी, और अथॉरिटी जो डिसीजन देगी उन क्वेश्चन का आंसर करते हुए उसको हम बोलेंगे एडवांस रूलिंग। दूसरा इसमें कंसेप्ट ये होता है कि देयर इज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी डूइंग अ बिजनेस, हु इज जीएसटी रजिस्टर्ड। अब वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है लेकिन उसको फिर भी कुछ क्वेश्चंस उस बिजनेस के रिलेशन में माइंड में आ गए। मैं बिजनेस कर रहा हूं लेकिन आज मेरे दिमाग में आया, अगर मैं इस तरीके से कोई इनवर्ट सप्लाई ले लूं तो मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं? तो एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट जीएसटी में ये है, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग द बिजनेस एंड देन यू वांट टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन, तो भी आप इस अथॉरिटी के पास जा करके जो है वो एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। सिंपली स्पीकिंग, व्हाट इज एडवांस रूलिंग? एडवांस रूलिंग कवर्स टू थिंग्स। देयर इज अ पर्सन who is about to start the business and he needs clarity as to his business relating to certain specified GST question, he can approach the advanced ruling authority. And second, the person who is already doing the business and वो अब उस बिजनेस में कुछ क्लैरिटी चाहता है कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस पर जीएसटी से रिलेटेड, तो वो भी इस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। अथॉरिटी का नाम ध्यान में रखिएगा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। आप इसको अप्रोच करेंगे, अपना क्वेश्चंस लिख करके बता देंगे और अथॉरिटी उन क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करके आपको बता देगी, और उनका जो डिसीजन है उसको हम बोलेंगे एडवांस रूलिंग। एंड दिस इज द वे एडवांस रूलिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 95। सेक्शन 95 में एडवांस रूलिंग के चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशन है, जिसमें एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका मीनिंग मैंने आपको अभी अभी जो है वो समझा दिया है। आर यू क्लियर? एडवांस रूलिंग कौन ले सकता है? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो आदमी एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करेगा उसको हम बुलाएंगे एप्लीकेंट। इन सेक्शन 95 ने एप्लीकेंट को डिफाइन किया और उसने बोला एप्लीकेंट का मतलब है एनी पर्सन, और ये पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, अभी तो बिजनेस करेगा, या ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बिजनेस कर रहा है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है जी? अच्छा, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है दैट इज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो वो कहते हैं जी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कौन होगी? तो बताते हैं जी इसको हमने बनाया है अंडर सेक्शन 96। सेक्शन 96 में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, हम उसको बुला रहे हैं अथॉरिटी फॉर
एडवांस रूलिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है बेटा, ये सेक्शन 96 में इसका रेफरेंस है। ये होती क्या है, इसके लिए बात सुनिएगा। सेक्शन 96 ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जरा ध्यान रखिएगा। जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनी है एडवांस रूलिंग देने के लिए बेटा, ये बनी है स्टेट लेवल पर। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेशनल लेवल पर नहीं है, ये स्टेट लेवल पर है। कहने का मतलब ये है, दिल्ली स्टेट के लिए देयर विल बी अ सेपरेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। अगर यूपी स्टेट की बात करेंगे तो यूपी स्टेट के लिए देयर विल बी अ सेपरेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। सेक्शन 96 में ये बात लिखी है कि सेंटर गवर्नमेंट वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, रेदर ये अथॉरिटी स्टेट लेवल पर एग्जिस्ट करती है, तो इसे स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। सेंटर वाला तो स्टेट ने जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी है उसी को अपनी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो 96 मैंने समरी लिखी जी। मैंने कहा जी हमारे देश में मल्टीपल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, क्योंकि ये स्टेट वाइज बनी हुई है। सेंटर लेवल की कोई अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग नहीं है। जो स्टेट ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाई, सेंटर ने उसी को ही अपने पर्पस के लिए भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग माना हुआ है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात जस्ट फॉर योर नॉलेज, वो ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मैं दिल्ली स्टेट की बात कर लेता हूँ, दिल्ली स्टेट के लिए जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, और इसमें बेसिकली दो मेंबर्स होते हैं, दो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। इसमें जुडिशियल मेंबर कोई भी नहीं होता, दो टेक्निकल मेंबर होंगे, जिसमें से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा एंड दूसरा जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। अथॉरिटी किसने बनाई है? स्टेट गवर्नमेंट में। इसमें लोग कितने हैं? दो टेक्निकल मेंबर्स होंगे, कोई भी जुडिशियल मेंबर नहीं होगा। एक आदमी होगा सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाला, जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का ऑफिसर होगा, एंड दूसरा जो होगा वो स्टेट का जो होगा वो जीएसटी ऑफिसर होगा, जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक का। ये बन गई जी हमारी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अच्छा, इस अथॉरिटी से आपको एडवांस रूलिंग लेनी किस तरीके से होती है, ठीक है जी, तो उसकी चर्चा जो है वो सेक्शन 97 एंड सेक्शन 98 में जो है वो की गई है। सेक्शन 97 जिसका टाइटल है एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, वो ये बताता है कि आप इस अथॉरिटी से एडवांस रूलिंग किस तरीके से लेंगे। एंड बड़ी सिंपल सी बात, इसने सिंपली ये लिखा है कि आप एडवांस रूलिंग अगर चाहते हैं तो आपको इस अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग जो होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी, जिसका अपना प्रेस्क्राइब फॉर्म है। प्रेस्क्राइब फॉर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ GST ARA एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन 01। सो फॉर एज फॉर्म नंबर इज कंसर्न, अगर आप कंफर्टेबल हो याद रखने में तो याद रखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। सो अगर कोई पर्सन चाहता है एडवांस रूलिंग लेना तो वो एप्लीकेशन ARA 01 की फॉर्म में जो होगा वो सबमिट करेगा। एप्लीकेशन बेटा ऑनलाइन सबमिट होती है, और ये एडवांस रूलिंग आपको बेटा फ्री में नहीं मिलती। इसको लेने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, और फीस कितनी है जी? 5,000 रुपये की फीस है, जो सेक्शन 97 में लिखी है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, 5,000 की फीस ये सेक्शन 97 ऑफ CGST एक्ट कह रहा है, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। साथ ही में SGST एक्ट के तहत आपको 5,000 रुपये की फीस स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब रियलिटी में आपको जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 10,000 रुपये फॉर ऑब्टेनिंग वन एडवांस रूलिंग। तो 97 बड़ा सिंपल है, इसने सिर्फ यही बात करी है, आप एडवांस रूलिंग लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऑनलाइन दे, प्रेस्क्राइब फॉर्म में दे, और इसके साथ इस फीस को भी जो है वो पे करें। 97 में एक अहम बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप एडवांस रूलिंग अगर चाहते हैं तो आपको एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, एडवांस रूलिंग आप किसी भी मुद्दे पर जाकर नहीं ले सकते। आपके स्पेसिफाइड इश्यूज हैं, सिर्फ उन इश्यूज पर ही आपको एडवांस रूलिंग इस अथॉरिटी से जो है वो मिल सकती है। और वो मुद्दे क्या है वो सेक्शन 97 में स्पेसिफाई किए गए हैं, विच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। एग्जाम में आने वाला ये पहला क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट पेज पर मेरा चार्ट का प्रेजेंटेशन है, वहां से मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर आप एडवांस रूलिंग जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई एप्लीकेंट है जो कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। उसको ध्यान में रखना है कि सिर्फ 97 में बताए गए क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। और वो क्वेश्चन हमारे पास ये हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप जो एक्टिविटी करेंगे वो सप्लाई GST में होगी भी या नहीं। इस क्वेश्चन पर आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। आप जानना चाहते हैं वो सप्लाई की एक्टिविटी
कि टैक्स के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कोई इशू, आप उस पर भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं, ये क्वेश्चन भी आप अथॉरिटी से पूछ सकते हैं। आप जानना चाहते हैं आप जो सप्लाई करेंगे उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसका HSN कोड, SSC कोड क्या होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या होगी, तो आप उसके लिए भी अथॉरिटी के पास एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं आपकी सप्लाई का वैल्यूएशन कैसे किया जाना है, उस पर जीएसटी जो आएगा वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पर पेबल होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, आप उसके रिलेटेड ITC ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उस पर भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, आप कोई नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी, और यहां नोटिफिकेशन से मेरा मतलब है जीएसटी लॉ वाली नोटिफिकेशन, आप जीएसटी के लॉ में नोटिफिकेशन कोई आई है और उसकी एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर किस तरीके से होगी, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप उस इशू पर भी एडवांस रूलिंग जो है वो ले सकते हैं। एक बार के लिए देखने से ऐसा लगेगा सर सभी इशू पर ही एडवांस रूलिंग मिल सकती है, बट प्लीज ध्यान में रखिएगा 97 ने जितने इश्यूज लिखे हैं सिर्फ इन्हीं इश्यूज पर एडवांस रूलिंग मिलेगी। अदर इश्यूज अगर कोई हैं तो उनके ऊपर एडवांस रूलिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। और माइंड की क्लैरिटी के लिए मैं आपको बताता हूं सर्टेन इनएलिजिबल इश्यूज जिनके रिस्पेक्ट में आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 97 ने जो लिखे सिर्फ उसी पर एडवांस रूलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर इश्यूज पर नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ई-वे बिल के बारे में आप सब जानते हैं। मान लीजिए अगर कोई पर्सन ये जानना चाहता है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को करूंगा तो उसके लिए मुझे ई-वे बिल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, या ई-वे बिल बनाते टाइम मुझे उसमें किस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस के ऊपर वो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अथॉरिटी इन क्वेश्चन को डिसाइड करके उसे नहीं बताएगी। These are all procedural type of issue, प्लीज ध्यान में रखिएगा। 97 में जो स्पेसिफाइड है सिर्फ उन्हीं पर मिलेगा, अदर्स पर नहीं मिलेगा। ई-वे बिल इज एन एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक पर्सन रजिस्टर्ड है, वो अपनी रिटर्न भर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर इसको कहाँ, कौन से टेबल में, कौन से कॉलम में इस पर्टिकुलर को शो किया जाए, तो वो इस क्वेश्चन के लिए भी एडवांस रूलिंग जो है वो नहीं ले सकता। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। प्रोसीजरल इश्यूज बेसिकली जो है बेटा इस पर एडवांस रूलिंग जो है वो आप नहीं ले सकते। और इसके अलावा एक और इशू आपको बता रहा हूं बेटा, और ये इशू बता रहा हूं इसको आप एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली ध्यान में रखिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इशू के ऊपर आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। इसको सीबीआईसी ने बोला हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई के इशू के ऊपर आप नहीं ले सकते। इन द सेंस अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो आप उसके ऊपर एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। और क्यों नहीं ले सकते, इसके लिए सीबीआईसी ने एक लॉजिक दिया है। उसने बोला जी एडवांस रूलिंग आप लेते हैं फ्रॉम अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग स्टेट वाइज बनी हुई है, हर स्टेट की अलग अलग बनी हुई है। और उन्होंने बोला जी जो प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है, प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू जो है वो कोई भी स्टेट तय नहीं करता, वो पार्लियामेंट तय करती है। मेरी लाइन का मतलब समझिएगा। अगर आपको याद हो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से निकालते हैं, तो बेटा आपको पता होगा गुड्स की सेक्शन 10 और 11, सर्विसेज की सेक्शन 12 और 13। कौन से एक्ट का? आईजीएसटी एक्ट का। प्लेस ऑफ सप्लाई इज हैंडल्ड बाय आईजीएसटी एक्ट, और आईजीएसटी एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई कभी भी किसी भी स्टेट एक्ट से तय नहीं होती, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था तो उसने क्लियर कट बोला था प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू जो होगा वो कोई भी स्टेट तय नहीं करेगा, वो सिर्फ पार्लियामेंट तय करेगी। पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट रहेगा और उसको पार्लियामेंट ही जो होगा अपना एक्ट के थ्रू जो होगी बताएगी। अब क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ही इशू कर सकती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, जो कि स्टेट लेवल की अथॉरिटीज हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के इशू को हाथ नहीं लगा सकती। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इशू कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम अगली बात करते हैं। सेक्शन 97 में आपने बेटा अथॉरिटी को जो है वो अप्लाई कर दिया। जो क्वेश्चन एलिजिबल है उन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो आपने एप्लीकेशन विद फीस जो है वो डाल दी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 98 आपको जो है वो ये बताता है कि
अब जब आप अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दोगे तो अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोसेस करेगी। प्रोसीजर ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आपने अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दी, 98 डिस्कस करता है अथॉरिटी इसे किस तरीके से प्रोसेस करेगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, आपकी एप्लीकेशन मिलने के बाद सबसे पहले तो अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि आपकी एप्लीकेशन को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एडवांस रूलिंग देने के लिए, या आपकी एप्लीकेशन को उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। सर ये क्या बात हुई, हम उससे क्वेश्चन पूछने गए हैं, वो रिजेक्ट क्यों करेगी। तो ध्यान में रखिएगा बेटा, सेक्शन 98 में उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला जी अगर जो क्वेश्चन एप्लीकेंट पूछ रहा है एप्लीकेशन में, अगर वो क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन एप्लीकेंट पूछ रहा है एप्लीकेशन में, अगर वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो क्वेश्चन उस एप्लीकेंट के केस में किसी प्रोसीडिंग में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, देन इन दैट सिचुएशन सिंस दैट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड फॉर दैट पर्सन, तो अथॉरिटी अब उस डिसाइडेड इशू के रिस्पेक्ट में अब बात नहीं करेगी। कहने का मतलब वो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगी। मैं इसे सिंपल वर्ड से बोलूं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी सप्लाई का HSN क्या होगा, क्लासिफिकेशन क्या होगा, पर वो इशू आपके केस में ऑलरेडी पहले किसी प्रोसीडिंग में सेटल हो चुका है, और अगर वो सेटल हो चुका है तो फिर अथॉरिटी अब आपके केस को एंटरटेन नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर वो इशू सेटल नहीं हुआ है वो लेकिन अभी किसी प्रोसीडिंग में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अगेन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सिंपली बोलेगी जिस प्रोसीडिंग में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है वहीं डिसाइड होगा, हम आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एप्लीकेंट एडवांस रूलिंग लेने गया हुआ है, जिस इशू के ऊपर वो एडवांस रूलिंग देने गया हुआ है, अगर वो इशू ऑलरेडी डिसाइडेड है इन एनी प्रोसीडिंग्स या वो पेंडिंग है इन एनी प्रोसीडिंग्स, देन इन दैट सिचुएशन उस एप्लीकेशन को अथॉरिटी जो होगी वो एंटरटेन नहीं करेगी और उसे रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर कोई मिस्टर एक्स अथॉरिटी को अप्रोच करता है, जी मुझे बताओ इस इशू को, तो अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर एक्स के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग जीएसटी में हुई, उसमें वो इशू ऑलरेडी डिसाइडेड है या पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा। तो बेटा उन्होंने सिस्टम ये बना रखा है, जब भी अथॉरिटी के पास कोई एप्लीकेशन आती है तो अथॉरिटी क्या करती है, अथॉरिटी उस एप्लीकेंट के रिलेशन में रेलेवेंट रिकॉर्ड्स मंगाती है ऑफिसर से। जिस ऑफिसर से वो रिकॉर्ड मंगाती है उसे हम रेफर करेंगे विद द नेम कंसर्न्ड ऑफिसर। कंसर्न्ड ऑफिसर इज नथिंग बट बेटा ये स्टेट ने क्या किया होगा, एक नोडल ऑफिसर बना दिया होगा और कहा होगा कि अथॉरिटी आपको कभी भी किसी एप्लीकेंट के रिलेशन में कोई रिकॉर्ड मंगाने हो तो आप इस नोडल ऑफिसर से संपर्क कर लेना, और अकॉर्डिंगली इस ऑफिसर को हम नाम देंगे कंसर्न्ड ऑफिसर। तो बेटा अथॉरिटी के पास जब भी कभी कोई एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेंट के रिलेशन रेलेवेंट रिकॉर्ड जो है वो कंसर्न्ड ऑफिसर से मंगाते हैं, और उन रिकॉर्ड्स को मंगा करके ये चेक करते हैं कि क्या सेम इशू इस एप्लीकेंट के केस में कहीं ऑलरेडी डिसाइडेड या पेंडिंग तो नहीं है। अगर रिकॉर्ड शो कर रहे होते हैं कि हाँ इशू ऑलरेडी पेंडिंग या डिसाइडेड पड़ा हुआ है तो अथॉरिटी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है एंड गेम इज ओवर। बट अगर कोई पेंडिंग या डिसाइडेड इश्यूज एप्लीकेंट का नहीं होता है, देन इन दैट सिचुएशन अथॉरिटी जो है वो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहते हैं जी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, अब हमें थोड़ा टाइम दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हम थोड़े टाइम में डिसाइड करके आपको देंगे, मतलब हम आपको थोड़े टाइम में एडवांस रूलिंग जो है वो दे देंगे। और कितने टाइम में दे देंगे तो उन्होंने बोल रखा है जी 90 डेज मैक्सिमम, आप समझ लो आपने जो एप्लीकेशन दी है उससे 90 डेज के अंदर अंदर आपको हमारी तरफ से आपके क्वेश्चन का आंसर डिसीजन मिल जाएगा, एडवांस रूलिंग हम आपको दे देंगे। सो एक बार के लिए फटाफट से अगर मैं प्रोसेस बात कर लूं तो बेटा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग 96 टू 98 सेक्शन आपको याद रखने हैं। 96 से आपको सिर्फ ये बात याद रखने की है कि अथॉरिटी स्टेट लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की नहीं होती, स्टेट लेवल की होती है। सीजीएसटी में हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद 97 ये बताता है कि आप एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म है ARS 01, फीस है 5000 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5000 एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगी। आपके क्वेश्चन स्पेसिफाइड क्वेश्चन जो 97 में बताए गए हैं वही होने चाहिए, और उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आप पूछने वाले हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड या पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करती है, आपकी एप्लीकेशन आने के बाद वो कंसर्न्ड ऑफिसर से रिकॉर्ड मंगाती है चेक करने के लिए कि इशू पेंडिंग या डिसाइडेड तो नहीं है। अगर पेंडिंग डिसाइडेड है तो रिजेक्ट कर देती है, और अगर नहीं है तो फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है और आपको कुछ समय इंतजार करने के लिए बोलती है, कहती है 90 दिन
इंतजार करना है, तुम्हारी एप्लीकेशन से 90 दिन के अंदर तुम्हें एडवांस रूलिंग जो होगी वो मिल जाएगी। आर यू ओके विद दिस? अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बेटा ये जिस अथॉरिटी ने आपको एडवांस रूलिंग देनी है, जिस अथॉरिटी ने आपको एडवांस रूलिंग देनी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसमें ना 2 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स। और 2 मेंबर्स होते हैं तो कई बार पता है क्या इशू आ सकता है, ये इशू आ सकता है कि इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। क्या हो सकता है इनमें? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इन द सेंस, मान लीजिए एप्लीकेंट ने पूछा अथॉरिटी मुझे बताए मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड क्या होगा। अब अथॉरिटी के 2 मेंबर्स जो उस एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक मेंबर को लगता है इसका HSN कोड कुछ और होगा, दूसरे मेंबर को लगता है HSN कोड कुछ और होगा। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो अब क्या करें? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस केस में उन्होंने बोल रखा है अगर मेंबर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो जिस इशू पर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक हायर फोरम उन्होंने बना रखी है, जिसको उन्होंने नाम दिया है इस चैप्टर में AAAR, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ये क्या होती है? इसके रिलेशन में अब हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन जो है वो पिक्चर में आता है, वो हमारे पास है सेक्शन 99 to 101। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, रिपीट कर देता हूं। एक तो है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो 96 to 98 सेक्शन में काम कर रही है, और एक है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो कि सेक्शन 98 to 101, उसमें इसके बारे में प्रोविजंस लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब ये जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है बेटा, ये भी स्टेट लेवल पर बनी हुई अथॉरिटी है। हर स्टेट में आपको ये अलग अलग अपीलेट अथॉरिटी देखने को मिलेगी। अब कंसेप्ट क्या है मैं बोलूं दोबारा से। आपने अथॉरिटी को अप्रोच किया, अथॉरिटी के मेंबर्स 2 हैं और उनमें ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो उस केस को डिसाइड करके आपको नहीं दे सकते। अब ऐसी अवस्था में वो क्या करेंगे, वो उस केस को खुद क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस को वो आगे रेफर कर देंगे टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अच्छा, यहां पर भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है बेटा, इसमें भी 2 मेंबर्स होते हैं, 2 टेक्निकल मेंबर्स, जिसमें से एक टेक्निकल मेंबर जो होगा वो सेंटर का होगा एंड दूसरा टेक्निकल मेंबर जो होगा वो स्टेट का होगा। हायर लेवल ऑफ ऑफिसर होंगे। अथॉरिटी में जॉइंट कमिश्नर लेवल के थे, इसमें हायर लेवल के होंगे। इसमें चीफ कमिश्नर होता है बेटा CGST का, एंड स्टेट का कमिश्नर जो होता है वो होता है। तो वो मेंबर्स आपका क्या रैंक होता है, क्या लेवल होता है, एग्जाम्स के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, बट इतना ध्यान में रखना है कि इसमें भी 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। अब जब अपीलेट अथॉरिटी के पास केस रेफर कर दिया गया बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो अब क्या होगा, अब ये जो अपीलेट अथॉरिटीज में सीनियर लेवल ऑफ मेंबर्स है बेटा, ये डिसाइड करके अपना डिसीजन, अपना ऑर्डर जो होगा वो देंगे। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, इनके पास केस रेफर होकर के आया और इन्होंने उस केस को डिसाइड करके जो भी डिसीजन या ऑर्डर दिया उसको भी एडवांस रूलिंग ही पुकारा जाता है। एप्लीकेंट कहां गया था? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वो डिसाइड करके बता देती तो वो एडवांस रूलिंग है। वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, केस आगे रेफर कर दिया गया, अपीलेट अथॉरिटी ने डिसाइड करके बताया इन इट्स ऑर्डर, उसको भी हम क्या बोलते हैं? एडवांस रूलिंग। अच्छा, दूसरी एक बात सुनना, हो सकता है केस इस अपीलेट अथॉरिटी के पास आया और इसमें भी 2 मेंबर्स थे और उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ऐसा भी हो सकता है। अगर इनका भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, फिर ये भी आपको डिसीजन नहीं दे पाएंगे। एंड अगली बात ये ध्यान में रखिएगा, ये आगे कहीं और रेफर नहीं कर सकते बिकॉज इससे आगे और कोई चेन नहीं बनी हुई। लोग कहता है अगर अपीलेट अथॉरिटी में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा फिर ये मान लिया जाएगा कि आपके क्वेश्चन पर एडवांस रूलिंग पॉसिबल ही नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलिए जी, तो यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि सबसे पहले केस आता है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जिसमें 2 मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं बढ़िया, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो केस आगे जाता है अपीलेट अथॉरिटी के पास, उसमें भी 2 हैं, वो डिसाइड करते हैं तो बढ़िया, वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो एडवांस रूलिंग आपको मिल ही नहीं सकती, वो क्वेश्चन अथॉरिटी के लेवल पर तय ही नहीं हो सकता। आई होप यू आर क्लियर। सेक्शंस आपको याद में रखने हैं बेटा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सेक्शन 96 to 98 है, अपीलेट अथॉरिटी के हैं 99 to 101।
सेक्शन 99 अपीलेट अथॉरिटी का डिस्कशन और देता हूं। सेक्शन 99 ने बताया अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और इसमें सिंपली ये बात लिखी हुई है कि ये भी स्टेट के लेवल पर बनती है, सेंटर स्टेट की अथॉरिटी को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। फिर इसके बाद सेक्शन 100, इसमें लिखा हुआ है अपीलेट अथॉरिटी के पास आप कब जाते हैं, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। तो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी के आप पास आप कब जाएंगे, सेक्शन 100 बताते हैं। और बेटा इसमें एक बात ये लिखी हुई है, मान लीजिए मिस्टर एक्स दिल्ली के, उन्होंने दिल्ली की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन दी स्पेसिफाइड क्वेश्चन पर एडवांस रूलिंग लेने के लिए, और वो जो अथॉरिटी थी उसके मेंबर्स में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, उन्होंने उस क्वेश्चन का डिसीजन उसे दे दिया। अच्छा अब सुनिएगा अगली बात, अथॉरिटी के मेंबर्स में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, उन्होंने एडवांस रूलिंग दे दी। अब एप्लीकेंट के पास जो एडवांस रूलिंग आई, अगर एप्लीकेंट को यह लगता है कि उस एडवांस रूलिंग ने जो डिसाइड किया है वो गलत डिसाइड कर दिया है, तो उसको रिलीफ एक अवेलेबल है, उसको अपील का एक अल्टरनेटिव जो है वो ऑफर किया गया है। अगर कभी आपको जो एडवांस रूलिंग मिली, आपको वो लगता है कि वो एडवांस रूलिंग गलत है, आप उससे एग्रीव्ड हैं, तो आपको अपील फाइल करने का एक रास्ता दिया गया है। आपको ये जो अपीलेट अथॉरिटी मैंने अभी बताई थी ना, आप इस पर अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा बेटा बड़ी एक नॉर्मल सी बात होती है, आपने एक क्वेश्चन पूछा, अथॉरिटी ने डिसाइड किया, अब वो क्वेश्चन का जो भी डिसीजन आएगा वो या तो आपके फेवर में आएगा या डिपार्टमेंट के फेवर में आएगा। और इन एनी केस अगर वो डिपार्टमेंट के फेवर में है तो आप एग्रीड फील कर सकते हैं, अगर वो आपके फेवर में है तो डिपार्टमेंट एग्रीड फील कर सकता है। एंड सेक्शन 100 वो यहां पर ये कहता है कि जो भी पर्सन एग्रीड फील करे उसको एक लेवल ऑफ अपील जो है वो अलाउड है, और वो अपील जो है वो इस अपीलेट अथॉरिटी के पास सेक्शन 100 में जो है वो की जा सकती है। अगर असेसी अपील करेगा तो उसे अपील करनी पड़ेगी ARA 02 फॉर्म में, अगर डिपार्टमेंट अपील करेगा तो वो करेगा ARA 03 फॉर्म में। फॉर्म नंबर ऑप्शनल है, याद रखना चाहे तो रखना। फीस देनी पड़ेगी अपील की भी, इस बात को ध्यान में रखना। एडवांस रूलिंग लेने की फीस थी 5000 सेंटर 5000 स्टेट, उसके अगेंस्ट अपील अगर करोगे तो अपील की फीस है 10,000 सेंटर एंड 10,000 स्टेट। ये सेक्शन 100 का क्रक्स से प्लीज ध्यान में रखिएगा। एडवांस रूलिंग दे दी गई, जो भी एग्रीव पार्टी है वो अगर अपील में आना चाहती है तो आ जाए, डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट को कोई फीस नहीं देनी होती बेटा, ऑफ कोर्स ही बात है। बट अगर दूसरा पर्सन आएगा, एप्लीकेंट आएगा, तो उसे 10,000 रुपए सेंटर एंड 10,000 स्टेट को फीस देनी पड़ेगी। अच्छा अब अपील जब अपीलेट अथॉरिटी के पास आएगी तो सेक्शन 101 ये कहता है उस अपील को सुनने के बाद अपीलेट अथॉरिटी जो होगी उस अपील को सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगी, और उस ऑर्डर में वो जो भी डिसीजन देंगे उस ऑर्डर को भी एडवांस रूलिंग जो है वो पुकारा जाता है, उस ऑर्डर को भी एडवांस रूलिंग जो है वो पुकारा जाता है। तो अगर अब पूरे चैप्टर का क्रक्स में आपसे पूछूं एडवांस रूलिंग क्या होता है, तो बेटा एडवांस रूलिंग क्या होता है, नंबर 1 एडवांस रूलिंग होता है डिसीजन जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दे दिया, या एडवांस रूलिंग वो डिसीजन जो कि अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दे दिया। अच्छा जी, अब जो अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन आएगा, सर इस डिसीजन में भी तो कोई ना कोई पार्टी एग्रीव्ड हो सकती है, क्या हम फर्दर अपील भी कर सकते हैं? आंसर इज नो, प्लीज ध्यान में रखिएगा, आंसर इज नो। इसके अगेंस्ट कोई भी फर्दर अपील जो है वो पॉसिबल नहीं है। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपने एक चैप्टर अलग से पढ़ा हुआ है अपना अपील्स एंड रिवीजन का, उस वाले चैप्टर में जब आप कभी अपील करते हैं तो बेटा वहां 4 लेवल की अपील होती है। पहली अपीलेट अथॉरिटी को होती है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को होती है, फिर हाई कोर्ट को होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट को होती है। बट प्लीज ध्यान में रखिएगा वो चैप्टर आपका सेपरेट चैप्टर है, वहां एडवांस रूलिंग के ऊपर फाइट नहीं होती है। एडवांस रूलिंग के प्रोविजंस बिल्कुल सेपरेट है। एडवांस रूलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल की अपील होती है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास, इसके बाद और कोई सब्सिक्वेंट अपील नहीं होती। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए फिर उसके बाद बेटा इस चैप्टर में जो और सेक्शन यूज होते हैं 102 to 106 बेटा ये कॉमन प्रोविजंस हैं जो कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उसने जो एडवांस रूलिंग दी उसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, और अगर मामला अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास पहुंचा और उन्होंने डिसीजन दिया, उनकी एडवांस रूलिंग बनी, तो उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। कॉमन प्रोविजन है 102 to 106।
वेरी सिंपल प्रोविजन, इसमें से सेक्शन 102 वो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग की। वो कहते हैं जिस भी अथॉरिटी ने एडवांस रूलिंग दी, इसने दी हो या इसने दी हो, अगर उनकी एडवांस रूलिंग, अगर उनके डिसीजन ऑर्डर में कोई मिस्टेक हो गई विच इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, विच इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो उस मिस्टेक को जो है वो यही अथॉरिटी जो है वो रेक्टिफाई कर सकती है। तो बड़ा सिंपल सा है 102 सिंपल। आपने एक एडवांस रूलिंग दे दी, उस एडवांस रूलिंग में कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई उससे, विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आर्ग्यूएबल मिस्टेक नहीं, सामने दिख रही है कि ये हाँ मिस्टेक है, तो आप उसे रेक्टिफाई जो है वो कर सकते हैं। 102 में ये पावर आपको दी गई है। अच्छा, ये मिस्टेक आपको खुद से नजर आ जाए तो आप कर सकते हैं, अगर जिसने ऑर्डर दिया था उसको खुद से नहीं पता चलती तो जो एप्लीकेंट है या डिपार्टमेंट है वो भी इस मिस्टेक को अथॉरिटी की नॉलेज में ला सकता है। 102 ये कहता है अगर आपको खुद से सुओ मोटो ये मिस्टेक मिल जाती है तो आप इसे कभी भी ठीक कर लेना, या अगर दूसरी पार्टी एप्लीकेंट या फिर डिपार्टमेंट वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसी कोई मिस्टेक बता देते हैं तो भी आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 103। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें चर्चा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। 103 में डिस्कशन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की। ये जो एडवांस रूलिंग मिलती है, ये एडवांस रूलिंग किसको अप्लाई होती है, मैं आपको ये बताता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए दिल्ली के, अब इनको पूछना था कि ये जो एक्स प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन, इसका HSN क्या बनेगा, 5% वाला बनेगा या 12% वाला बनेगा। अब इन्होंने इस क्वेश्चन पर एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन डाल दी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, और लेट्स सपोज इस अथॉरिटी में जो भी मेंबर्स थे उन्होंने इस क्वेश्चन को डिसाइड करके इसे एडवांस रूलिंग दी और कहा जी इस पर जो है 12% का इसका क्लासिफिकेशन बनता है। अब हमारे पास इशू ये आया, ये जो अथॉरिटी ने एडवांस रूलिंग में 12% इस प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन डिसाइड किया है, एडवांस रूलिंग दी है, ये एडवांस रूलिंग कहाँ अप्लाई होगी? ये एडवांस रूलिंग क्या सिर्फ मिस्टर ए के ऊपर अप्लाई होगी या जो भी लोग एक्स प्रोडक्ट में डील करते होंगे उन सब के ऊपर अप्लाई होगी? पहली बात। दूसरी बात, ये रूलिंग जो होगी ये क्या एप्लीकेंट के ऊपर अप्लाई होगी, टैक्स पेयर्स के ऊपर अप्लाई होगी या फिर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होगी? तो बेटा ये सब बातों के जवाब जो है ये लिखे गए हैं सेक्शन 103 में। एंड 103 ये कहता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, एडवांस रूलिंग विल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज ध्यान में रखिएगा, जिस आदमी ने अप्लाई किया था सिर्फ एडवांस रूलिंग उसी के ऊपर बाइंडिंग होगी। इन द सेंस देयर मे बी अदर असेसेस मेकिंग द सेम प्रोडक्ट, उनको इस एडवांस रूलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी इंटरप्रिटेशन अपनी समझ के हिसाब से लॉ अप्लाई करेंगे। एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन दिस एप्लीकेंट, पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात, सिर्फ एप्लीकेंट बाउंड नहीं होगा, इस एप्लीकेंट का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा, इस एप्लीकेंट का जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा वो भी जो होगा वो इस रूलिंग से बाउंड होगा। जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा वो भी इस रूलिंग से बाउंड होगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर अथॉरिटी ने 12% नहीं 5% का क्लासिफिकेशन डिसाइड करके दिया होता, अब 5% का क्लासिफिकेशन डिसाइड करके दिया होता तो मिस्टर ये कहता अच्छा 5% मेरे तो फेवर में है, मैं तो जी बिल्कुल इसे अप्लाई करूंगा। जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर क्या वो इसको इग्नोर कर सकता था? आंसर इज नो, बिकॉज जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर भी जो है वो इस एडवांस रूलिंग से जो होगा वो बाउंड होगा। अगर एग्रीव्ड हो तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओ, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वहां नहीं जा रहे हो तो आप इस एडवांस रूलिंग ने जो कहा है उससे बाउंड होंगे। अच्छा आप सुनिएगा, ये जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा इसकी जुरिस्डिक्शन में मिस्टर ए एक इकलौता असेसी तो नहीं होगा, इसकी जुरिस्डिक्शन में तो और भी असेसी होंगे और हो सकता है उसकी जुरिस्डिक्शन में जो और असेसी है वो भी सेम प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बाउंड तो होगा बट बाउंड होगा ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट। कहने का मतलब उसको मिस्टर ए की असेसमेंट इस 5% के हिसाब से करनी पड़ेगी, अदर पर्संस की असेसमेंट वो अपने इंडिपेंडेंट व्यू या इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कर सकता है। सो आई वुड लाइक टू रिपीट, आपकी जो एडवांस रूलिंग होती है उसमें जो तय किया जाता है उसकी बाइंडिंग वैल्यू होती है, हाँ, पर किसके लिए? उस एप्लीकेंट के लिए, और उसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर उस
एप्लीकेंट को जब हैंडल करेगा उसके लिए। रेस्ट सिचुएशंस में इस एडवांस रूलिंग की जो है वो कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती। इट इज नॉट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट इज नॉट अ हाई कोर्ट केस। अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करता है तो बेटा वो पूरे इंडिया में हर आदमी, हर ऑफिसर के ऊपर लागू हो जाता है। हाई कोर्ट को डिसाइड करता है तो अपनी जुरिस्डिक्शन के हर ऑफिसर, हर आदमी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। बट एडवांस रूलिंग इज नॉट अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसकी लिमिटेड बाइंडिंग वैल्यू होती है। 103 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 103 ने एक और इशू ये लिखा हुआ है, उसने ये बोला जी आपने आज एडवांस रूलिंग ली, ये एडवांस रूलिंग जो आपने ली ये बाइंडिंग होगी कब तक, कुछ सालों के लिए होगी या ये हमेशा के लिए बाइंडिंग होगी। तो 103 कहता है भाई साहब जिन फैक्ट्स, जिन लॉ के ऊपर एडवांस रूलिंग आई है वो जब तक चेंज नहीं होंगे एडवांस रूलिंग बाइंड होगी। मान लीजिए आगे चल करके मैं ये बोलूं कि काउंसिल ने जो है वो HSN चेंज कर दिए प्रोडक्ट के, तो लॉ ही चेंज कर दिया तो डेफिनेटली फिर ये एडवांस रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगी। बट जब तक लॉ सेम है तब तक एडवांस रूलिंग जो होगी वो बाइंड रहेगी। तो 103 में दो एक्सपेक्ट है, किसके ऊपर बाउंड होगी और कब तक बाउंड होगी, दोनों बात मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा सेक्शन 104, जिसमें छोटी सी क्लैरिफिकेशन चर्चा की गई है इस बात के ऊपर, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एडवांस रूलिंग वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी कुछ परिस्थितियों में, और वो परिस्थितियां क्या होगी। तो 104 ये कहता है कि अगर आपने एडवांस रूलिंग ली बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, आपने जो फैक्चुअल डिटेल अपनी एप्लीकेशंस में दी वो कंप्लीट नहीं थी, आपने फैक्ट सप्रेस कर लिए या गलत बताए, और उन गलत बताए या छुपाए हुए फैक्ट्स के बेसिस पर एडवांस रूलिंग मिली, तो डेफिनेटली वो सही तो नहीं हो सकती। और बाद में अथॉरिटी को ये पता चल गया जी भाई साहब ये तो हमसे गलत एडवांस रूलिंग ले गया, गलत फैक्ट्स बता करके, तो अथॉरिटी को जब ये पता चलेगा सेक्शन 104 में ये पावर है, वो इस एडवांस रूलिंग को जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर देगी। एंड वॉइड भी जो होगा वो होगा बेटा वॉइड एब इनिशियो सिंस द वेरी बिगिनिंग। आज पता चला गलत है, आज वॉइड डिक्लेयर करोगे तो आज से इनवैलिड नहीं होगी, सिंस द वेरी बिगिनिंग जो होगी ये इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगी। और इसके इनवैलिड डिक्लेयर होने का रिजल्ट क्या होगा, अब सारे प्रोविजंस ऐसे अप्लाई होंगे जैसे कि ये कभी दी ही नहीं गई थी, जैसे कि ये कभी दी ही नहीं गई थी। और इसका इंपैक्ट ये हो जाएगा, अब अगर मान लीजिए आपने गलत फैक्ट्स के बेसिस पर कोई फेवरेबल एडवांस रूलिंग दी थी और आप कम टैक्स पे कर रहे थे, बाद में पकड़े जाने पर वो एडवांस रूलिंग वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी और आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा। और उस प्रॉपर टैक्स की रिकवरी के लिए डिपार्टमेंट जो होगा वो फ्रीली आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 को यूज कर पाएगा। और 73 और 74 में जो बताया गया टाइम लिमिटेशन है, वो टाइम लिमिटेशन जब आप कंप्यूट करेंगे तो जितना टाइम आपने गलत एडवांस रूलिंग लेने में लगाया और जब तक वो गलती पकड़ी गई, वो वाला जो टाइम पीरियड होगा उसको टाइम लिमिटेशन से जो होगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इसके बाद बेटा लास्ट दो सेक्शन जो इस चैप्टर में है 105 एंड 106, ये बेसिकली इस चैप्टर में है बट ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए रेलेवेंट नहीं है। इनके बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ। 105 ये कहता है पावर्स ऑफ अथॉरिटी एंड अपलेट अथॉरिटी। इसमें ये लिखा हुआ है ये जो भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, इनके पास कुछ पावर काफी हद तक जो है वो सिविल कोर्ट्स की तरह होंगे। ये एक्चुअल में सिविल कोर्ट है नहीं है, पर इनको क्योंकि ये भी उसी तरीके से अपना डिसीजन दे रही होती हैं, क्वासी जुडिशियल आप कह सकते हो, तो इनको कुछ पावर्स जो है वो सिविल अथॉरिटी वाली दी गई है। जैसे इन्हें अगर समन करके कुछ किसी आदमी को बुलाना है या इन्हें समन से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए तो ये समनिंग की पावर रखेंगे। मतलब लिमिटेड एक्सटेंट तक इनको सिविल कोर्ट्स की पावर जो है वो दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 106 ये कहता है प्रोसीजर फॉर अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी। अब 106 में ये लिखा हो गया ये जो भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, ये किस तरीके से अपने फंक्शंस मटेरियलाइज करेंगी उसका प्रोसीजर ये खुद रेगुलेट डिजाइन कर सकती हैं। वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिजाइन करके नहीं देगी। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अथॉरिटी बना देगी। अब अथॉरिटी को फ्रीडम रहेगी कि वो अपने फंक्शंस कंडक्ट करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए प्रोसीजर जो बनाना चाहे वो अपने हिसाब से बना ले। सो ये तो सेक्शन खैर एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बाकी सेक्शन जो है वो आपके साथ कंप्लीट हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, रिवीजन आपकी अच्छी रही होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन को प्लीज प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एवरीबॉडी।